At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत प्यार, एकता और अमन का प्रतीक होगा। पर आज लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। सरकार की चूक के कारण हजारों की मौत हो रही है। जहां गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। क्या इसी भारत का सपना लिया था हमारे वीरों ने? So listen to our full podcast As we answer your question, is India a democracy anymore? तो कुंवर, मैं ना कल पढ़ रहा था, बीबीसी की हेडलाइन आई हुई थी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, तो कि इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, और उसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज फ्लॉड। तो अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो है वो है क्या? अगर हम इसको एक्सप्लेन मैं इसको करूं, इट इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, कि दिस इज द व्हेन द कंट्री इज ऑन अ वर्ज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये वो पहली चीज है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप। और अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाता हूँ, तो ऑटोक्रेटिक लीडर आज तक वर्ल्ड में कौन से रहे हैं? हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो उससे इंडियन लीडर को ये कर रहे हैं कि ही इज लाइक देम। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं कि ये एक ऑटोक्रेटिक लीडर है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड मीडिया है वो ऐसा क्यों कर रही है? सी आई थिंक अक्षित, इसका एक बहुत ही स्ट्रेट आंसर होगा यार, और मैं एक सिंपलर टर्म्स में देखो अगर चीज बताऊं। सी हम ज्यादा पीछे ना जाए, अगर हम सिर्फ रिसेंट पिछले साल की बात करें 2020 की, सो द अगर ये चीज आना बहुत ही स्वाभाविक है लोगों के दिमाग में कि ही इज एन ऑटोक्रेटिक, और ऐसी एक इमेज बना लेना। बिकॉज अगर हम 2020 में बात करें तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा था, द फार्म लॉज, ठीक है। उसमें उन्होंने एक तीन लॉज स्टेट करे, न्यू लॉज बनाए। मैं ये नहीं बात नहीं देता कि फार्म लॉज सही है या गलत है, बट उसके बाद से फार्मर्स का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो कि अब तक चल रहा है। 9 से लेके 10 महीने हो गए उस चीज को। अब तक उसमें 250 से लेके 300 लोग मर चुके हैं, और वो प्रोटेस्ट अब तक चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट एक पेंडेमिक के दौरान चल रहा है। तो अब तक किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ना आ पाना, और अब तक उसको प्रोटेस्ट को कंक्लूड ना कर पाना, कि उनको कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ना आ पाए सरकार अभी तक, तो इससे बढ़िया इससे बड़ा एक सरकार के लिए फेलियर क्या हो? इसी से लोगों के दिमाग में जो ये भावना है, और ये है, और ये जायज है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक इतना टाइम हो गया एंड सरकार उनसे बात कर रही है, बट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो ये है हमारी इतनी बड़ी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, वो एक पीसफुल एंडिंग दे पाए इस प्रोटेस्ट को, वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो टू आंसर अक्षय क्वेश्चन इन द बिगिनिंग कि मोदी जी को एज ऑटोक्रेटिक लीडर क्यों टर्म करा जा रहा है आज की डेट में, तो कुंवर यू टॉक्ड अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उस चीज का ये है कि एज ऑफ नाउ जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड टू गो देयर एंड इंटरव्यू द फार्मर्स। उस जगह पे इंटरनेट बैंड है, उस जगह पे तुम्हारे सेल फोन्स नहीं चलते हैं। तो और इंटरनेट बैंस ना काफी रिसेंट पास्ट में ना इंटरनेट बैंस ना इंडिया के सबसे ज्यादा हाई रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ना इस चीज को भी ना एज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। तो अगर तुम मेरे से पूछो ना, तो इस चीज जो मोदी जी को एज ऑटोक्रेटिक लीडर आज बोला जा रहा है वो ये है बिकॉज ऑफ द कर्व्स दैट द बीजेपी गवर्नमेंट इज प्लेसिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ द स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसका गलती सिर्फ एक बीजेपी सरकार की अकेले की नहीं, ये लॉ एक्चुअल में अंग्रेज सरकार के टाइम का बना। दिस इज अ लॉ ऑफ द ईयर 1870 अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। ये इस लॉ के अंदर उस टाइम पे महात्मा गांधी तक को जेल हो गई थी। उस टाइम पे हम महात्मा गांधी जी के एक्शन जो है कंसीडर करते हैं जो कंट्री के फेवर में थे, बट अंग्रेज सरकार के तो उनके अगेंस्ट है ना। तो अंग्रेज सरकार ने इस लॉ को यूज करा था to put him in jail, and that's what the BJP government right now is doing। कि कोई हल्का सा भी सरकार के साथ डिसएग्री नहीं करा, उन्होंने इस
सेक्शन 124A को यूज करके एज अ फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं देयर डिफेंस उन्हें डाल दिया जेल में. सो दैट्स हाउ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गेटिंग अफेक्टेड. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है जो मैं अब तुम दोनों से पूछना चाहूंगा, इज द इंडियन डेमोक्रेसी डाइंग? See, अक्षित, if I'd like to answer, अगर मैं इस चीज को आंसर करूं अपने बेस से, तो सी एक डेमोक्रेसी के ना 4 पिलर्स होते हैं. देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, और ऐसे ये बताया भी गया 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया. ठीक है, और इनमें से अगर कोई भी पिलर, अगर ये ऐसे पिलर है, इनमें से एक कोई भी पिलर, अगर ये डेमोक्रेसी है और नीचे 4 पिलर्स है, एक भी पिलर अगर थोड़ा भी टूट जाए तो डेमोक्रेसी वहीं डिक्लाइन कर जाएगी, एक तरफ को झुक जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी. और वही हो रहा है आजकल हमारे 4th पिलर के साथ, दैट इज द मीडिया. मीडिया को अगर हम पिछले 5 से 10 साल की बात करें, द मीडिया को कोई भी राइट नहीं है. मीडिया को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट टू कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ पोस्ट करना इज अ हरासमेंट फॉर अ मीडिया प्रोफेशनल. कितने स्तर पे ऐसा होता आ रहा है कि पिछले साल की अभी एक हेडलाइन थी कि कोविड के कुछ केसेस रिपोर्ट करने वाले किसी रिपोर्टर को, काफी ज्यादा रिपोर्टर्स को हरास कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो मीडिया को कितना लिमिट किया जा रहा है और कितना मीडिया बायस्ड हो गया, और वो भी कुछ गवर्नमेंट के बनाए रिस्ट्रिक्शंस के कारण. तो उससे हमारा जो पिलर है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसका डिक्लाइन, स्टैग्नेंट डिक्लाइन उसी के कारण दिखता है. और तो अगर मैं तेरे से पूछूं अक्षित, तो तू इस पे मतलब कि तेरे को क्या लगता है कि सी दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू के 4 पिलर्स हैं, तो और क्या चीज इफेक्ट कर पा रही है तो इन पिलर्स के साथ? बिल्कुल, जैसे तूने अभी बताया कि जो मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, आई वुड से दैट मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी. क्योंकि इतना ज्यादा, जैसे अब जो बाकी 3 पिलर्स हैं और जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, उसके बीच की जो इंटरमीडिएरी है, वो हमारा 4th पिलर है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर. और जब से मैं बोलता हूँ कि अब ये हम जैसे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इज इंडिया अ डेमोक्रेसी एनीमोर, तो ये वाला जो क्वेश्चन, इस चीज से हम उसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं, अभी इंडिया उसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि इसको इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है. जैसे वैभव ने भी बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी इतनी ज्यादा अफेक्ट हो रही है. वैभव, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? To pick up on that, I'd like to say जो बीजेपी सरकार है, it has been frequently accused of being biased against the minorities of the country. जो हमारे देश की जो minorities है ना, वो आज की डेट में they make up about 15 to 20% of the Indian population. और अगर तुम चाहते हो कि तुम if you want to develop your country, तो तुम सिर्फ वो 20% पॉपुलेशन को जो है ना, तुम इग्नोर नहीं करके चल नहीं सकते कि यू डू एवरीथिंग फॉर योर वोट बैंक, दैट इज द हिंदूज. और एक और चीज जो फिर बीजेपी सरकार की इस पॉइंट में आती है कि दे फेवर द हिंदूज. इफ दे आर बायस्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, दे फेवर द हिंदूज, एंड दैट इज व्हेन दे प्ले अ पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल. कि मोदी जी ने काफी अच्छे काम भी करे हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि उनमें सिर्फ फ्लॉज ही फ्लॉज है, बट एक जो बहुत गलत फीचर जो है इनकी सरकार का, वो ये है कि वो हमारी कंट्री को बहुत कम्युनल लाइंस पे लेके जा चुके हैं. बिकॉज जितने हम इस टाइम पे केसेस हम देख रहे हैं, जो रिलीजियस के, जो वायलेंस के, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो वायलेंस के जो केसेस आज हम देख रहे हैं, हमने ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने नंबर ऑफ केसेस इतने कम टाइम में आज तक नहीं देखे. सो आई थिंक कि जो डेमोक्रेसी को जो चीज धीरे धीरे जो अफेक्ट कर रही है ना, वो बीजेपी का कंप्लीटली इग्नोरिंग द माइनॉरिटीज एंड फेवरिंग द हिंदूज, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस चीज में. तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सॉरी
मैं एक चीज और पॉइंट आउट करनी भूल गया कि जो है हमारी कंट्री में जो ये हिंदूज को जो रेगुलरली जो फेवर किया जा रहा है ना, इस चीज की वजह से ना एक सबको ना एक नोशन आ गया अखंड भारत का, जहाँ पे सिर्फ हिंदूज ही हिंदूज हो। तो उनकी जो देश का प्यार जो है ना वो डायरेक्टली उनके खुद के रिलीजन के साथ जुड़ चुका है, सो टर्म्ड एज हिंदू नेशनलिज्म। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चीज राइज कहाँ से हुई। तो बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं सिर्फ इलेक्शंस की बात करना चाहता हूँ, सिर्फ वेरी क्विकली। तो अभी जैसे मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के अंदर लिखा था कि अगर इंडिया चाहती जैसे इलेक्शन कमीशन, तो वो पोस्टपोन कर सकती थी। चलो वो चीज हमको पता है, पर उसके अंदर जो मेन चीज लिखी हुई थी, ऑल द बिग फेसेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, दे वेंट एंड दे सेड कि रैलीज में आओ लोगों को, ठीक है, रैलीज में आओ, और उसकी वजह से हाँ, दे एनकरेज द पीपल, उसकी वजह से कोविड इतना खराब हो गया। अब अगर जो मैं क्वेश्चन हिंदू नेशनलिज्म की बात करूं, तो दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2014, क्योंकि वहां से राइज होना शुरू हुआ पूरे सेंटर पे। उससे पहले कुछ जगह था, क्योंकि जहाँ पे बीजेपी सरकार थी वहां पे हिंदू राज जिसको बोल सकते हैं वो था, मतलब अगर ना भी हम उसको इतना बोले तो था। उससे पहले जितने भी साल की इंडिया में सरकार रही है, 80% ऑफ टाइम कांग्रेस सरकार रही है, 80 more than 80% आई वुड से। तो उस टाइम क्या होता था, दे यूज टू टारगेट माइनॉरिटीज। पंजाब में सिक्स की हेल्प कर दी, ठीक है, आज कांग्रेस की सरकार है, चलो हम किसी के भी साइड नहीं ले रहे, जस्ट सेम। उसके बाद कोई और लाइक यूपी, ठीक है, तो वहां पे जोन सी मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे, तो मुस्लिम मेजोरिटी पार्टी का उन्होंने गठबंधन कर लिया और उसके साथ उनकी सरकार आ गई, एंड दे हैड चीफ मिनिस्टर देयर, रामविलास पासवान। तो उसके बाद वो कांग्रेस की सरकार से सेंटर में भी मिनिस्टर बन गए। तो वो सिर्फ ये दो एक एग्जाम्पल है जो वो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। तो ये जो चीज है, और इंडिया में सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है, दैट इज वेरी डिफरेंट की जो वेस्ट की डेफिनेशन है, क्योंकि वो रिलीजन के अंदर जाके इंटरफेयर इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट सेकुलरिज्म एंड जो ये हिंदुइज्म के ऊपर जो इतना सारा वो हुआ, आई थिंक कि ये एक अकेला रीजन नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा पार्ट प्ले किया है रिसेंट पार्ट में कि डेमोक्रेसी को इफेक्ट करना। जो पिछले ये जो अब क्वेश्चंस आने लगे हैं, उस तब तक इंडिया को एक डेमोक्रेसी समझा जा रहा था। अगर तुम बात करो 2014 से चल, अगर मैं तुमको बताऊं कि एक पिछले ये जो क्वेश्चंस और जो ऐसे एलिगेशंस जो हमारे देश में अब आने लगे हैं कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स एन ऑटोक्रेसी एंड ऑल, तो अगर हम देखें ना तो ये आने लगे हैं पिछले कुछ सालों से। तो मैं पिछले कुछ सालों की बात बता दूं तो कुछ बहुत बड़े बड़े ऐसे डिसीजंस रहे हैं जिसमें कि लोगों को, जो हमारी नॉर्मल जनता है, उसको ऐसा लगा गया है कि उनको काफी एलिनेटेड कर दिया गया, ठीक है। अगर मैं तुमको एक टाइमलाइन बताऊं तो 2016 से ये चीजें शुरू हो, 2016 में डिमोनेटाइजेशन आई, ठीक है, बहुत लोग उससे निराश थे, बहुत ज्यादा उस पे वो भी हुआ, बहुत लोग मतलब कि गरीबों के पेट पे लात मार देने वाली ऐसी की स्टेटमेंट्स आने लगी थी, ठीक है। फिर जीएसटी आ गया, उससे भी बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, हर बंदा उससे निराश रहा, ठीक है। देन इन 2019 आर्टिकल 370 को रिमूव करना, ठीक है, उससे कितना रिवोल्ट हुआ, द कश्मीरीज वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। तो फिर उसके बाद अगर मैं रिसेंटली 2020 की बात करूं तो फार्म लॉज को इम्पोज करना। अब फार्म लॉज पे ऐसे हो गया कि उस पे प्रोटेस्ट हो गया शुरू, और वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो चाहती है कि उनका कुछ से होके इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे लाया जाए, एक सेंटर पे लाया जाए। बट हमारी सरकार हर बार की तरह, जैसे पिछले बार थे, जैसे डिमोनेटाइजेशन पे हुआ, आर्टिकल 370 पे हुआ, वहां पे भी उन्होंने इंटरनेट बैन कर दिया था 370 में,
और तब तक तो 1.5-2 महीने तक बिना इंटरनेट के, कोई स्कूल्स वगैरह भी नहीं खुले थे बच्चों के। तो अगर तुम एक से, जो हमारी वो है पॉपुलेशन, उनका एक से, उनका जो एक चॉइस और उनका जो वो है ना, होता है राइट टू अपोज, उसको एक अच्छे वे में लिया जाए और उसको एक कंसीडर करा जाए और उनकी एक मांग रखी जाए, तो वहां से ये क्वेश्चन जो आज उठ रहे हैं वो शायद ना उठते। तो अगर मैं अब एक एंडिंग में तुमसे एक चीज पूछूं कि अगर जो हमारा आज का मुद्दा है मेन, उस पे तुम एक पर्सपेक्टिव, सिंगल पर्सपेक्टिव में कहते हो कि क्या इंडिया एक डेमोक्रेसी अगर है, अगर भी है, तो क्या एक डेमोक्रेसी ये बरकरार रहेगी आने वाले 5-10 साल तक, या क्या वो डेमोक्रेसी है भी है एक्चुअल में, क्या वो अब सस्टेन कर रही है? वैभव, आई गो विद यू फर्स्ट। टू आंसर योर क्वेश्चन कि आज इंडिया की डेमोक्रेसी बरकरार है कि नहीं, कि देखो डेमोक्रेसी का एक सब काफी बड़ा फीचर होता है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। तो एक ये चीज है कि अभी तक तो फिलहाल इलेक्शंस फ्री और फेयर होते आ रहे हैं, पर चाहे इस टाइम पे इंडिया सारे हमारे जो कुंवर के जो सारे जो पिलर्स हैं, जो 4 पिलर्स है, चाहे वो सारे इस टाइम पे अपने प्रॉपर स्टेट में नहीं है, बट इंडिया इज नॉट अ फ्री डेमोक्रेसी बट पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी, व्हाट आई वुड से। बट जो बीजेपी रेगुलरली जो अपने लॉज पास ऑन कर रहा है, कि फॉर एग्जांपल जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर ले ली, उन्होंने जो भी दिल्ली के साथ में जो भी रिसेंट केस हुआ है, वो उन्होंने वो लॉ इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर सारी चलेगी, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर जजिंग बाय द करंट ट्रेंड्स, अगर बीजेपी सरकार अगर अभी ऐसी माइनॉरिटीज को इग्नोर करते करते ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर खत्म करते करते चलेगी, तो इंडिया कैन नॉट बी India cannot even be a partially free democracy in the coming years. So that's what I think. So first of all, I would say well said, Kuwar. तो उसके बाद मैं ये बोल दूंगा कि जैसे अभी तूने मीडिया की बात करी, सोशल मीडिया की बात करी, जैसे अब हमको पता ही है, तो सोशल मीडिया बैन मेरे ख्याल से आज से या कल से लगने वाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, सारे लगने वाले हैं। और हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में ही बात करी थी कि 5 टेक्नोलॉजीज में ये वाली टेक्नोलॉजी आज के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इसके जितने मर्जी नेगेटिव है, पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे एज ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की वेरी 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 बैड डिसीजन, ठीक है। और उसके सेकंड जो तूने क्वेश्चन पूछा कि क्या आज से 5 से 10 साल के बाद इंडिया डेमोक्रेसी रहेगी, तो जो मेरा सोच है अभी, द पीपल इन इंडिया आर वेटिंग फॉर 2024 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, कि जितनी जल्दी वो इलेक्शन आए और हम अपना वोट कास्ट करें और हम नई सरकार लेकर आए। जो मेरी सोच है, 2019 में भी सरकार चेंज हो सकती थी if the opposition had some other face, better face, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो 2019 के इलेक्शन को ये बोलता हूँ, जो बीजेपी की सरकार सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों के पास अच्छी चॉइस नहीं थी। अगर अच्छी चॉइस आएगी तो 2024 में सरकार बदलेगी और डेमोक्रेसी इंडिया की बरकरार रहेगी, क्योंकि मुझको इंडिया के लोगों के ऊपर इतना विश्वास है कि चाहे वो जितने मर्जी अलग हो, जितना मर्जी सेकुलरिज्म हो इंडिया में और पॉलिटिक्स जितनी मर्जी आ जाए, पर यूनिटी जो है ना, वो हमेशा बरकरार रही है और वो रहेगी। बट अक्षित, एज अ फैक्ट I'd like to tell you कि 2019 में जो बीजेपी की जीत थी, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीत थी एक पॉलिटिकल पार्टी 2019 की जीत। ये जो चीज है, जो ये ब्रिंक पे हमारे देश खड़ा हुआ है, ये अभी पिछले कुछ जो कोविड के केसेस हो गए, कोविड को कैसे ट्रीट किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी is in the list of the worst PMs who has dealt worstly with the COVID crisis. Absolutely. तो अगर हाँ, उन्हीं चीजों के करके, और ये फार्म लॉज हो गए, कोविड का वो हो गया, कोविड की आने वाली 3rd वेव, और इवन अगर हम बात करें कि जो ब्लैक फंगस भी है, वो भी सिर्फ इंडिया ऐसा नेशन है जिसमें इंडिया है। इंडिया को इतना एलिनेट कर दिया गया है, हर जगह से इंडिया के लिए फ्लाइट्स बैन हो रही, हर जगह से।
that is because the shortcomings or the loopholes in the or the shortcomings of the government, उसके कारण, और उसके कारण ये इतने बड़े स्तर पे ये क्वेश्चन आ गए। तो एक और चीज कुंवर ने जो बहुत ही पॉइंट करी कि गवर्नमेंट की जो शॉर्टकमिंग्स है और जो गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम करे हैं उनका एक बीच का एक जो इन दोनों चीजों में जो सरकार अलग अलग तरीकों से डील करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल कि जो फर्स्ट वेव था हमारे कोरोना वायरस का, जो फर्स्ट वेव था उसमें इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं आया था। तब हमारी सरकार ने कहा कि देखो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सारा ब्लेम जो है सेंटर ने सारा क्रेडिट जो है सेंटर ने अपने ऊपर लिया कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया, तो फर्स्ट वेव ने अच्छे से डील करी। पर सेकेंड वेव में जब एक्चुअल में स्ट्रेस आया हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इतने लोग मर गए, तब सरकार ने ब्लेम सीधा स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट अ सेंटर सब्जेक्ट। See guys, if I like to conclude ना, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो India is just at a brink. India is just at the brink of turning to an electoral, autocracy. Because ये एक मैं सच में कहूंगा, अगर थर्ड वेव और ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा मासेस में डेथ्स होती हैं, और अगर ये फार्म लॉज का डिसीजन, ठीक है, इसके डिसीजन में कुछ गलती हो जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशंस को प्रोवोक करने वाली चीज होगी। तो I'd say India is just at a brink, और ये हमारा पर्सपेक्टिव। So guys, this was the Buddy Bulletin's take on is India a democracy anymore? So if you liked the video, please give us a like and do subscribe us and do follow us on Instagram as well. Thank you.